नमस्कार। आइए आज हम क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला में टेम्परेचर को पढ़ते हैं। टेम्परेचर के पढ़ने पढ़ने हम जो मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया था उसमें मैंने एक नेट रेडिएशन बताया था। तो नेट रेडिएशन में एनर्जी सरप्लस जो है वह आपको 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ दिखेगा और जीरो जो रहेगा नेट रेडिएशन वो 70 डिग्री रहेगा। लेकिन एक होता है नो सरप्लस नो डेफिसिट। कहने का मतलब हुआ ना तो यहाँ पे एनर्जी सरप्लस पाई जाएगी हीट बजट में और ना ही आपका अधिक पाया जाएगा, नहीं कम होगा। तो ये आपका 30 से 60 डिग्री के बीच में पाया जाता है। तो आते हैं टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान और हीट, उसमें क्या अंतर है पहले इसे हम समझते हैं कॉमन सेंस में। तो जो टेम्परेचर होता है, पहले हम हीट को समझते हैं। हीट मतलब ऊष्मा, किसी वस्तु या फिर कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में निहित ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जबकि टेम्परेचर जो होता है उस वस्तु मतलब एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के प्रति इकाई आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में ऊर्जा मतलब एनर्जी ऊष्मा की मात्रा होती है, अमाउंट होता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, जिससे उस तत्व या वस्तु की हमें हॉटनेस एंड कोल्डनेस का बोध होता है, ज्ञान होता है। यहाँ पे हम और अच्छे समझ सकते हैं ऊष्मा होता है हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। तो हीट जो है ऊर्जा की एक रूप है, मतलब एक एनर्जी का एक फॉर्म है। जबकि जो टेम्परेचर होता है किसी तत्व मतलब किसी एलिमेंट में या ऑब्जेक्ट की गर्माहट, हॉटनेस एंड शीतलता मतलब कोल्डनेस की गहनता का परिचायक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हीट किसी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट में निहित ऊर्जा होती है की मात्रा को दर्शाती है, ठीक है। वहीं जब टेम्परेचर की बात होती है तो उस तत्व या वस्तु के मतलब कि एलिमेंट में प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप मेजरमेंट किया जाता है। जैसे डिग्री सेल्सियस या केल्विन में, फ़ारेनहाइट में जो प्रदर्शित करता है उस तत्व की हम हॉटनेस और कोल्डनेस का बोध होता है, ठीक है। और जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वह तीन तरीके से होता है। वह कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से होता है। तो कंडेंशन करने का मतलब सॉलिड, कंडेंशन जो होता है वो चालन सॉलिड में ट्रेवल करता है। कन्वेक्शन लिक्विड गैस दोनों में लिक्विड और गैस दोनों में ट्रेवल करता है। वहीं रेडिएशन जो है एक वैक्यूम होता है, जो कि इसमें कोई मीडियम नहीं रहती, नो मीडियम, वैक्यूम टाइप का होता है, नो मीडियम। जैसे सूर्य का सन रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, जो वही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो पृथ्वी का जा रहा है, इसमें कोई आपका मीडियम नहीं मिलता है, ठीक है। इसे आप और अच्छे समझ सकते हैं। मैंने एक देखिए कि मुझे केटली रखा हुआ है, इसमें वाटर रखा है पानी गर्म करने के लिए, नीचे से आग लगाया हुआ है। तो अब देखिए इस नीचे से आग लगा रहे हैं तो इसका हीट जो है इस रॉड में जा रहा है, जिसको हम पकड़ेंगे केटली को, ठीक है। तो ये कंडक्शन है। इसमें क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। देखिए हीट जो है इस केटली को गर्म किया और ये केटली को इस हैंड रॉड पे आया, ये जो आयरन रॉड है, जब हम पकड़ेंगे तो बहुत तेज जल जाएंगे। तो ये कंडक्शन, यहाँ पे हीट कैसे पहुंचा, इस आग की वजह से यहाँ पे पहुंचा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, डायरेक्ट कांटेक्ट से। ये जो रॉड है ये डायरेक्ट कांटेक्ट है आग से, ठीक है। तो हीट जो है इसमें कंडक्शन के रूप में चला गया। एक होता है कन्वेंशन। तो कंडक्शन सॉलिड रूप में जाएगा, कन्वेंशन जो होता है लिक्विड या गैस रूप में। अब इसमें जो मैंने वाटर रखा है तो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा और ऊपर का पानी ठंडा होकर फिर नीचे आएगा। तो ऐसे ही करके गर्म होता रहता है और ये एयर भाप के रूप में ऊपर भी जाता है, गैस के रूप में। तो कन्वेंशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें जो है हीट जो है यहाँ की मैंने आग लगाया, हीट जो है इसको गर्म किया तो थ्रो द फ्लूइड, लिक्विड या गैस, लिक्विड और गैस में ये ट्रांसफर होता है, कास्ड बाय द मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन मतलब ऊपर के नीचे जो आणविक गति हो रही है वाटर में, उसी को हम मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं। तो ये कन्वेंशन की गति हुई। तीसरी होती है आपकी रेडिएशन। रेडिएशन कहने का अर्थ हुआ कि ये कोई मीडियम में नहीं रहता, नो मीडियम में। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे आग का फ्लेम जलाया तो इसके जो रेडिएशन लग रहे हैं उसमें कोई मीडियम नहीं है। तो एनर्जी दैट इज रेडिएटेड मतलब निकलता है, ट्रांसमिटेड मतलब भी वही निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रे, एक रे के रूप में निकलता है, किरण के रूप में निकलता है, वेव के रूप में निकलता है, पार्टिकल के रूप में। देखिए आपका वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ठीक है, लॉन्ग वेव हो गया, शॉर्ट वेव हो गया, तो वेव के रूप में, पार्टिकल के रूप में ये निकलता है। तो इसी जगह ट्रेडिशनल रेडिएशन हो गया जो पार्थिव विकिरण है, या फिर सन का रेडिएशन हो गया। तो ये रेडिएशन है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक आग का चैला लगाया गया है और यहाँ पे आग निकल रही है। तो आग जो ऊपर की तरफ जा रही है वह कन्वेंशन होगा। इस पे मतलब मान लीजिए कोई रॉड मैंने रखा तो ये आग इसको हीट करके गर्म करके यहाँ तक पहुँच जा रही है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्शन हो गया, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में आपके जाएगी। वहीं रेडिएशन जो है, इस आग से जो किरणें निकल रही हैं वह रेडिएशन होगा, जिसे हम ताप रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं री रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन। री रेडिएशन कहने का अर्थ हुआ कि वापस परावर्तित हो जाना, जो रेडिएशन जाता है। जब पार्थिव विकिरण मतलब कि दीर्घ पार्थिव मतलब लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रहता है वह क्लाउड से टकराकर पुनः धरातल मतलब सरफेस पे आ जाता है,
तो उसे हम री रेडिएशन या काउंटर रेडिएशन कहते हैं। इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म होता है हमारा और ग्रीन हाउस इफेक्ट फार्म होता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट फार्म होने का क्लाउड बहुत बड़ा योगदान देता है। आप इसमें यहाँ से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, आप ध्यान से देखिएगा, ये पार्थिव विकिरण यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे क्लाउड जो बादल हैं, ये बादल इससे टकरा कर भी वापस भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में गर्माहट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो क्लाउड जो होते हैं, वाटर वेपर जो होते हैं, वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैस को हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, वाटर वेपर एक तरह के। तो आगे बढ़ते हैं, तो रेडिएशन विंडो को देखते हैं। विकिरण खिड़की, रेडिएशन विंडो कहने का मतलब हुआ ऐसा रीजन जहाँ से जो लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पार्थिव विकिरण जा रहा है, वह अंतरिक्ष स्पेस में सीधे चला जाता है। देखिए आपका हाई माउंटेन एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, तो वहाँ पे आपको क्लाउड मिलेंगे नहीं, तो खाली रहता है स्थान, तो सीधे आपका स्पेस में चला जाता है। आप ऐसे समझिएगा, पार्थिव विकिरण जब हमने हीट बजट ऑफ द अर्थ देखा था, तो पार्थिव विकिरण मतलब अर्थ रेडिएशन के जो रेडिएशन था वह 70% ऐसा रेडिएशन था जो सीधे स्पेस में चला गया था। तो यहाँ पे क्लाउड नहीं मिले थे, वो सीधे स्पेस में चला गया था। सीधे 70% ऊर्जा जो है सीधे शून्य अंतरिक्ष में चली गई थी। तो इसी को हम एक तरह के रेडिएशन विंडो कहते हैं। रेडिएशन विंडो मतलब खिड़की मिल जाती है जो वापस स्पेस में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम एडियाबेटिक मीन्स नो, एडियाबेटिक को समझते हैं। एडियाबेटिक क्या है, ठीक है। तो एडियाबेटिक कहने का हुआ नो गेन और लॉस ऑफ हीट, मतलब इसमें हमारी नो गेन और लॉस ऑफ हीट, मतलब इसमें न एनर्जी का, मतलब हीट का, उष्मा का न तो गेन होता है, मतलब प्राप्त होता है, ना ही कमी आती है। कहने का अर्थ हुआ कि नो हीट ऑफ एक्सचेंज, इसमें आपका उष्मा का एक्सचेंज नहीं होता। देखिए कंडक्शन कन्वेक्शन वाली स्थिति इसमें नहीं आती है। बिना किसी अतिरिक्त उष्मा के परिवर्तन के चेंजेस आ जाना, उसी को हम एडियाबेटिक कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब विंड जो है खुद से ऊपर उठती है तो ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आती है तथा डेंसिटी कम हो जाती है। अब वायुदाब में कमी आने का अर्थ ये हुआ कि नीचे आप जानते हैं सी लेवल पे आपको एयर प्रेशर अधिक मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि सी लेवल पे आपको अधिक प्रेशर मिलेगा और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो विंड का जो आपका रहेगा वो फैलता जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम होगा इसलिए वो फैलता जाएगा, तो डेंसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी कम होगी, प्रेशर होगा, तो विंड जो है फैलेगा, स्पेंड वायु जो है फैलती है। परिणाम स्वरूप जो है ऊपर हो जाकर वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद तथा वायु फिर नीचे आने लगती है। तो ऊपर जाना और नीचे आना, तो नीचे आने पे क्या होता है कि एयर प्रेशर जो रहता है और डेंसिटी में वृद्धि होती है। नीचे आएगी तो सिकुड़ेगी, हवा सिकुड़ेगी, ठीक है, विंड सिकुड़ेगी, जहाँ हवा गर्म होगी फिर हवा गर्म होकर कांटेक्ट होकर सिकुड़ेगी। तो इस प्रक्रिया को जब हवा का गर्म होना और ठंडा होना होता है तो इसे हम एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। अब इसे और अच्छे समझ सकते हैं, एडियाबेटिक जो क्रिया होती है उसमें वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर का गर्म एवं ठंडा होना होता है। इसमें क्या होता है, वायु के ऊपर उठने तथा नीचे बैठने की क्रिया होती है। जब ऊपर उठेगी तो ठंडा होकर फैलेगी और नीचे आएगी तो शुष्क होकर, मतलब कि कांटेक्ट होकर गर्म बैठेगी, ठीक है, कांटेक्ट होकर सिकुड़ेगी तो गर्म होगी, ठीक है। तो ये रेट जो रहता है ऊंचाई का, आप तो जान ही, नॉर्मल लाइफ रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है। अब क्या होता है, ये ऊपर उठने और इसको समझिएगा, एक निश्चित आयतन मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, वाली विंड जो है ऊपर उठने पर वायुदाब मतलब एयर प्रेशर में कमी आने के कारण, जब जैसे ही ऊपर उठेगी वायु तो उसमें ऊपर जाने पर एयर प्रेशर जो लग रहा था वो उसमें कमी आती है, तो फैल जाती है। आने के कारण वायु जो है फैलती है, परिणाम स्वरूप जो है वह ठंडी हो जाती है, ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है, जब वायु नीचे उतरती है एक निश्चित तापमान पर, तो विंड जो है वह सिकुड़ती है, कांटेक्ट होती है, जिसका आयतन कम हो जाता है, वॉल्यूम जो है वह कम हो जाता है। ऊपर जाकर फैल जाती है तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, नीचे जो है कम हो जाती है। तो इसी ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की क्रिया को हम एडियाबेटिक कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि बिना किसी अतिरिक्त उष्मा के आने या जाने, मतलब ऊपर उठना और चढ़ना, परिवर्तन होता है वायु के तापमान में, इसके फैलने मतलब गर्म होने और संकुचन मतलब ठंडी होने के होने वाले गर्म या फैलने के परिवर्तन को तापमान का एडियाबेटिक लाइफ रेट, टेम्परेचर लाइफ रेट कहते हैं, थर्मल लाइफ रेट, थर्मल एडियाबेटिक लाइफ रेट क्या कहते हैं, टेम्परेचर एडियाबेटिक। तो इस प्रक्रिया से जब हवा विंड का गर्म होना एवं ठंडा होना होता है तो इसे हम एडियाबेटिक चेंज कहते हैं, ठीक है। ये एडियाबेटिक चेंज दो तरीके का होता है, एक ड्राई एडियाबेटिक चेंज, एक मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज। ड्राई एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है कि जो रेट होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर की दर से वह ऊपर उठती है, या फिर कहते हैं 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 मीटर। वहीं मॉइस्ट एडियाबेटिक चेंज जो कि 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसे हम और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि ऊपर उठती अनसैचुरेटेड मतलब कि अनसैचुरेटेड एयर जो रहता है उसका टेम्परेचर जो है प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। इसमें क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड एयर रहता है वह जब ऊपर उठता है, मतलब सैचुरेशन स्थिति नहीं रहती है, असंतृप्त रहती है हवा, तो ऊपर उठता है तो उसकी जो रेट रहती है वह 10 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होती है।
इसी तरह जब अनसैचुरेटेड एयर नीचे बैठती है, एडियाबेटिक में ऊपर उठना और नीचे बैठना दोनों क्रिया जाता है, तो उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के प्रति 1000 मीटर की दर से वह बढ़ता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़कर सिकुड़ेगा ना और ऊपर जाके फैलेगा। तो तापमान में इसी तरह होने वाले परिवर्तन चेंजेस को ड्राई एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो एक निश्चित ऊंचाई के बाद जब ये अनसैचुरेटेड एयर है वह जब कंडेंस हो जाती है, अनसैचुरेटेड हवा जो ऊपर जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस पर जब वो कंडेंस हो जाती है, मतलब संघनन के बाद संघनन होने लगता है, तो हवा के ऊपर उठने के पर उसके टेम्परेचर में कमी की दर जो रहती है वह कम हो जाती है। कारण ये है कि एक ऊंचाई के बाद वो तो पहले तो शुष्क हवा थी, पहले ना ऊपर उठती जो अनसैचुरेटेड ये शुष्क हवा थी, ड्राई एरिया था, जब ऊपर जाती है तो आर्द्र जब हो जाती है, क्योंकि फैलकर वह आर्द्र हो जाती है, तो संघनन के बाद हवा ऊपर जाने पर उसके तापमान में कमी की दर जो है वह कम हो जाती है। वह दर 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 की मीटर की होती है, क्योंकि कंडेंसेशन की गुप्त लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वायु में मिल जाती है। ठीक है, जो लेटेंट हीट है वह विंड वायु के हिसाब से वह मिल जाती है एयर में। तापमान में इस तरह के परिवर्तन को ड्राई एडियाबेटिक परिवर्तन कहते हैं, या इसी ड्राई एडियाबेटिक परिवर्तन को रिटार्डेड एडियाबेटिक रेट कहते हैं। रिटार्ड मतलब रिटायर्ड हो गई है ना, इस तरह के कह सकते हैं कि अब वो आर्द्र हो गई है और उसके बाद वो उठ रही है, इसलिए रिटार्डेड एडियाबेटिक रेट कहते हैं। इसी और अच्छे समझ सकते हैं, जब विंड जो है ड्राई सूखी होगी तो ऊपर जाने पर तो ऊपर जो तेजी से जाएगी, ठंडी उसकी जो स्पीड रहेगी वो तेजी से रहेगी 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। वहीं जब विंड एक ऊंचाई पे जाने के बाद कंडेंस हो जाएगी, संघनन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तब क्या होता है कि जो उसका रेट रहता है वो कम हो जाता है 6 डिग्री सेल्सियस। जब वही हवा मॉइस्ट आर्द्र नमी वाली होगी, मतलब आर्द्र ले ली जाती है ऊपर जाने पर, तो धीरे धीरे ठंडी होगी। क्योंकि धीरे धीरे क्यों ठंडी होगी? क्योंकि अब आर्द्रता आ गई, सूखी थी तो तेजी से भाग गई, अब आर्द्रता ऊपर आ गई तो वहां पे जो रहता है, तो वहां पे जब रेट आता है वो 6 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, क्योंकि हवा में नमी है। ठीक है, इसे और अच्छे समझते हैं। अब पहले हम एडियाबेटिक को समझते हैं। तो ऊपर उठती या नीचे बैठती विंड को, मतलब विंड नहीं, एयर के टेम्परेचर में परिवर्तन की दर को हम एडियाबेटिक लाइफ रेट कहते हैं। ऊपर उठना फिर नीचे उठना बिना किसी हीट मतलब दिए हुए, ठीक, ऊपर उठना फिर नीचे उठना, इसमें जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उसी को हम एडियाबेटिक लाइफ रेट कहते हैं। टेम्परेचर में देखिए 10 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस ये जो चेंजेस आ रहे हैं। तो ऊपर उठती वायु के टेम्परेचर में प्रति 1000 मीटर पर जब 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी होती है, और जबकि नीचे उतरती वायु के तापमान प्रति 1 मतलब कि 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, इसे हम ड्राई एडियाबेटिक रेट कहते हैं। वहीं जब उष्णांक बिंदु मतलब ड्यू पॉइंट या संघनन कंडेंसेशन के बाद जब ऊपर उठती है वायु, तो उसके तापमान में प्रति 1000 मीटर पर 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस की दर से कमी होती है, इसे हम मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट कहते हैं। ये तो हुई एडियाबेटिक की बात। अब आते हैं इन्वायरमेंटल लाइफ रेट। इन्वायरमेंटल लाइफ रेट कहने का मतलब देखिए, नॉर्मल लाइफ रेट होता है वह हर जगह सेम रहता है, मतलब ऊंचाई के साथ आपका जो है टेम्परेचर गिरता रहता है, डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से। वहीं इन्वायरमेंटल लाइफ रेट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मैं जौनपुर में हूँ, तो जौनपुर सिटी का जो मान लीजिए इस स्थान पे आज का जो मतलब इस समय हम ऊंचाई पे अगर जाएं हाइट पे अपने सरफेस से, तो वहां पे मान लीजिए 6.5 न रखकर 10 डिग्री सेल्सियस की मेरी हवाएं ऊपर जा रही हैं। ठीक है, विंड मतलब एयर जो है ऊपर जा रही है, या फिर 2 डिग्री सेल्सियस की रेट की ऊपर जा रही हैं। तो इन्वायरमेंटल लाइफ रेट कहने का मतलब किसी स्थान विशेष में, किसी स्पेशल स्पेस पे, मतलब किसी प्लेस पर स्थानिक, मतलब किसी स्पेस पर स्थानिक तथा कालिक परिवर्तन जो मतलब कि समय के आधार पर वो चेंजेस आ रहे हैं, उसी को हम इन्वायरमेंटल लाइफ रेट कहते हैं। ये समझिए कि धरातल के 1, 2, 3 किलोमीटर ऊंचाई में नॉर्मल लाइफ रेट में अंतर पाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा लिया जाता है इन्वायरमेंटल लाइफ रेट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, मतलब धरातल सरफेस से 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले क्षोभमंडल जो एकदम निचला ट्रोपोस्फियर है, उसमें टेम्परेचर मतलब पतन दर जो रेट है ऊंचाई पे जाने पर गिरने का दर, मतलब कि डिक्रीज होने का, उसमें बार बार परिवर्तन होता है 1.5 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे। परंतु ऊपरी क्षोभमंडल जब हम ट्रोपोस्फियर के टॉप पे जाते हैं 2 किलोमीटर से ट्रोपोपास तक अगर हम देखें, तो जो पतन दर है लाइफ रेट है उसमें कमी आती है, उसमें कमी में परिवर्तन होता रहता है। अब हम कुछ और चीजें मुख्य हैं जो कि समझ लेते हैं। जैसे अगर हम देखें दिन में, डे में अधिकतम टेम्परेचर अगर हम देखें तो 2 से 4 बजे के बीच में मिलेगा। वैसे तो दोपहर में मतलब 12 बजे करीब सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 2 से 4 बजे के बीच में मिलेगा, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब कि जो पृथ्वी का अर्थ होता है, वह गर्म होने में समय लगता है। तो 2 से 4 बजे के बीच में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा दोपहर में। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। दिन का अगर हम न्यूनतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर देखें तो वह 4 से 5 AM के बीच में प्रातः काल आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सुबह में मिलेगा आपको। जैसे कि रात भर क्या रहेगा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है ठंडा होता रहेगा, पृथ्वी जो हमारी जो गर्म हुई है वह रात भर ठंडी होगी। सुबह 4 से 5 AM के बीच में आपको न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
एनुअल एनुअल टेम्परेचर रेंज को समझते हैं, वार्षिक तापांतर को। टेम्परेचर रेंज कहने का अर्थ हुआ कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं उसी को हम रेंज कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ रेंज कहते हैं। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हम देखें तो जुलाई मंथ में उत्तरी नॉर्थ गोलार्ध को पहले देखते हैं, तो जुलाई मंथ में नॉर्थ गोलार्ध में और जनवरी मंथ में दक्षिण गोलार्ध में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मालूम है कि जुलाई में खूब गर्मी पड़ती है, वही स्थिति आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो आपको जनवरी में आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फीयर में जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर और नॉर्थ में आपका जनवरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम न्यूनतम देखें मंथ के हिसाब से न्यूनतम टेम्परेचर तो ठंडी अगर नॉर्थ मतलब कि ठंडी देखिए आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको जनवरी में मिलेगी, वहीं जुलाई में आपको जुलाई में साउथ हेमिस्फीयर में आपको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। ये आपकी बात हुई। आगे बढ़ते हैं, ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान मतलब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है, उसमें जो दैनिक व वार्षिक तापांतर होता है वह डेली एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज अगर हम देखें मतलब कि ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में तो उसमें अत्यधिक मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्लाउडलेस होता है, बादल रहित होता है, मतलब कि स्काई क्लियर रहता है ना, तो आपका बादल उधर बनते नहीं रहते हैं, तो इसमें जो है टेम्परेचर आपको अधिक मिलेगा। और अति न्यून सापेक्षिक आता है, मतलब कहने का अर्थ हुआ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत ही लो रहती है। लो रहने का अर्थ ये हुआ कि वहाँ पे जो एयर पार्सल रहेगा उसमें आर्द्रता मतलब नमी कम पाई जाती है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो नमी कम पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे आपका दैनिक व वार्षिक तापांतर मतलब कि डेली एंड एनुअल टेम्परेचर आपको अत्यधिक मिलेगा।